हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड। मैं 2024 का पेपर सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, जिसमें मैंने सेक्शन बी और ऑब्जेक्टिव में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। 2024 का मेरा ये सेट 1 है और उसका सेक्शन सी पार्ट हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अ क्यूब ऑफ अ साइड 0.1 मीटर इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब है जिसका साइड कितना है, 0.1 मीटर है। इन अ रीजन वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 500 एक्स आई कैप, यानी कि इस रीजन से एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। एक्स आई कैप तो आपको पता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकल रही हैं इस फेसेस से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे बाहर निकल रही होंगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है इस फेस से और इस फेस से ऐसे ये बाहर निकल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी है इन्होंने एक्स के टर्म में दी है 500 एक्स आई कैप। इसका मतलब है कि एक्स के चेंज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। और एक्स क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है आपका, कि एक्स एक्सेस पे किस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, हेयर एक्स इज़ द मीटर, एक्स जो है लेंथ है, मीटर में है, एंड ई इज़ न्यूटन पर कूलॉम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलॉम दे रखा है और एक्स जो दे रखा है ये हमारा लेंथ है, वो मीटर में है। कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। द चार्ज विद इन द क्यूब। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है कि हम क्यूब के अंदर चार्ज कितना निकालेंगे। देखिए क्यूब जो है ये गॉसियन सरफेस का काम कर रही है और इस गॉसियन सरफेस से जो फील्ड है यहाँ से तो फील्ड बच्चों इस लेफ्ट साइड से फील्ड निकल रही है राइट साइड में। यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट, ये वाला जो फेस है आपका, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी और इस वाले फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे। यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे। तो सबसे पहले फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, अगर मैं फ्लक्स यहाँ पे फाई एल कैलकुलेट करूँ लेफ्ट डायरेक्शन के या लेफ्ट साइड में जो फ्लक्स कितना बनेगा, एंड फाई आर ये राइट साइड में कितना फ्लक्स बनेगा, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम उसको कर देंगे ऐड। तो सबसे पहले हम फाई एल कैलकुलेट करेंगे। फाई एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यार ये लेफ्ट साइड वाली जो साइड है वहाँ पे फ्लक्स कितना बनेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है भाई ई ए ई डॉट ए। तो यहाँ पे ई एल हो जाएगा वेक्टर डॉट का ए वेक्टर, क्लियर है। और इसका जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई एल ए कॉस, और कॉस की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एल साइड में इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। और हमें बच्चों पता है कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई एल ए, ये फाई एल है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बच्चों फाई आर कैलकुलेट करेंगे तो फाई आर कितनी होगी, तो ई का सेम फॉर्मूला यही हो जाएगा, ई एल डॉट ए वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है ई एल ए कॉस थीटा। अब इस वाले राइट साइड वाली साइड पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर क्या है, इधर ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, ई एल ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये फाई आर कैलकुलेट कर रहे हैं। देन फाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई एल ए, सॉरी ई एल नहीं, एल नहीं, यहाँ पे आर है, ई आर है, आर साइड का फील्ड है, क्लियर है, ई आर ए। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू ई एल ए माइनस का प्लस का ई आर ए। तो एरिया क्या है, दोनों में कॉमन है, मैं एरिया कॉमन ले लेता हूँ। और यहाँ पे माइनस ऑफ ई एल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ई की वैल्यू होगी, ई एल के लिए 500 एक्स आई कैप है, तो इस वाले फेस पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर यानी 500 इंटू का एक्स
और x की वैल्यू कितनी है भाई बच्चों 0.1। ठीक है, और अभी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे, प्लस का ई आर पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 500 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई, x इतना 0.1 इधर और ये इतना इस साइड और ऐड हो जाएगा 0.1, तो 0.1 0.1 कितना हो गया 0.2। एरिया हमें पता है, एरिया हमें पता है भाई, साइड साइड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्यूब है, तो साइड स्क्वायर मतलब साइड इसका 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई 500, तो ये 50 हो गया, और प्लस का ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 50 और इंटू 2 यानी ये 100 हो गया यानी 150, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाई 150। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है बच्चों कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये माइनस में थी, माइनस में वैल्यू थी, यहाँ पे नेगेटिव में आया था ना माइनस ELA, तो ये वैल्यू माइनस में है, EL की वैल्यू 500 इंटू ये, तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस हो गई, तो 50 इंटू 200 माइनस 50 यानी कि यहाँ पे आ चुका है 50, और 50 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम माइनस 1, तो ये हमारी फाई की वैल्यू आ गई नेट फ्लक्स। तो पहला आंसर आ गया। फिर हमें कैलकुलेट करना था चार्ज विद इन द क्यूब, तो क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई फ्लक्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बाई गॉस थ्योरम, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमने फ्लक्स निकाल लिया, देन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाई हमने कैलकुलेट कर रखा है 0.5, और हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलॉम, चार्ज की यूनिट कूलॉम। तो इस प्रकार यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे दोनों आंसर आ गए। ये आंसर कौन सा है, ये बी है, और ये वाला हमारा आंसर ए था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द करंट डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की डिफिनेशन लिखनी है, इट इज़ ए स्केलर और वेक्टर। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is maintained in the metallic conductor if n be the number of the electrons per unit volume in the conductor and tau is the relaxation time so that the current density J is equal to अल्फ़ा। ये भी फॉर्मूला होता है जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है NE स्क्वायर टाउ अपॉन का m, तो ये हमें शो भी करना है। तो करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो। और करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, J इज इक्वल टू होता है I अपॉन का A। ठीक है, J इज इक्वल टू होता है I अपॉन का A। J एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ डेराइव करनी है कि J इज इक्वल टू अल्फ़ा E को हमें डेराइव करना है, क्लियर है। तो ये डेरिवेशन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, डेरिवेशन की तरफ हम लोग जाएंगे। तो बच्चों हमें पता है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEAVD, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर है। अगर मैं इधर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इधर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना क्लियर है। और हमें ये भी पता है VD इक्वल टू क्या होता है, VD इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक, VD इज इक्वल टू होता है E स्क्वायर
ई स्क्वायर ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू का ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये वी डी इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे वी डी की वैल्यू पुट कर दें, देन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे गलती हुई है, ई स्क्वायर नहीं होगा, ई टाउ बाई एम होता है वी डी होता है ई ई टाउ टाउ मल्टीप्लाई में ई बाई एम इंटू का टाउ, देन डेल्टा टी ए इक्वल टू कितना हो गया, एन ई ए, वी डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ई अपॉन एम इंटू कितना हो गया, डेल्टा टी। क्लियर है? चलिए ठीक है। और यहाँ पे आई डेल्टा टी है, ये है आई डेल्टा टी। अब ये वैल्यू कितनी हो चुकी है, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन का एम इंटू ई, और ये है आई डेल्टा टी। क्लियर है? ई स्क्वायर ए अपॉन एम एन टाउ ई इंटू का डेल्टा टी, ये रिलेशन मिला हमारे पास। वैसे डेल्टा टी का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप आई इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू का ई। अब हमें पता है करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन का ए। आई की वैल्यू कितनी आई है, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू का ई और अपॉन का ए से ये कैंसिल हो जाएगा, देन जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम, एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाउ इंटू का ई। ठीक है, तो यही रिलेशन हमें बेसिकली प्रूव करना था। और इसमें इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को अल्फ़ा इन्होंने लिख दिया है, इस टर्म को अल्फ़ा लिखा है, देन जे इक्वल टू अल्फ़ा ई। ये हमें प्रूविंग करनी थी, ये हमें दिखाना था। यहाँ पे डेल्टा टी को ना भी लेके चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी टी से ही डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमें शो करना। तो बच्चों यहाँ पे आपका इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया है, और अब हम इसके ऑप्शन वाला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ ए व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन द नेसेसरी कंडीशन अंडर विच द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ बैलेंस्ड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होता है भाई, कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो टर्मिनल वीच होगा जिसमें गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगी, और जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगी तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है भाई ये, और यहाँ पे लगा होता है रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ, और बीच में गैल्वेनोमीटर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होती है। R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। इसी को बताना था। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या कहा गया है कि अ प्रोटॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी इतना जूल मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इंटर्स यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड इतना डायरेक्टेड ईस्टवर्ड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, स्पीड कैलकुलेट करानी है, फिर हमें एक्सेलरेशन निकालना है प्रोटॉन का, फिर रेडियस ऑफ द ट्रेस्ड पाथ। तो देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है वेलोसिटी निकालने के लिए स्पीड की फॉर्मूला होता है √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन का m होता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रख देना, यहाँ पे दे रखी है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, और हमें मास दे रखा है, मास ऑफ द प्रोटॉन आपको पता है, वैल्यूज रख देंगे 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा QVV अपॉन का m, QVV अपॉन का m। यहाँ पे Q है चार्ज ऑफ द मतलब प्रोटॉन का चार्ज, V है वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट कर ली है, B दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 मेगा टेस्ला मिली टेस्ला, और m है चार्ज मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन का मास। तो ये क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 ×
8 × 10⁻11 मीटर सेकेंड माइनस 2। क्लियर है। ऐसे ही तीसरा हमें कैलकुलेट करना होगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तीसरा कैलकुलेट करेंगे R = mv अपॉन का qv। ठीक है, देन R = mv अपॉन qv, मास ऑफ द प्रोटॉन, v वेलोसिटी, q चार्ज एंड b मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी वैल्यू रखेंगे तो ये 20 मीटर आपका आंसर आएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, फॉर्मूला बता दिया है और आपको आंसर्स बता दिए हैं। आप सॉल्व करके आंसर टैली कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे। 25 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में ये एन इंडक्टर, अ कैपेसिटर एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन द सीरीज विद एन AC source V = Vm sin omega t. Derive an expression for the average power dissipated in the circuit and also obtain the expression for the resonant frequency of the circuit. तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब आती है, जब XL = XC होता है। और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है F = 1/2π√LC। तो यही हमें डराइव करना है इसमें। क्लियर है, ये डराइव करना है। और ये बताया है कि एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड रजिस्टर, यानी LCR सर्किट की बात कर दी है। LCR सर्किट का हमें वोल्टेज दे रखा है, हमें उसके एवरेज पावर डेसिपेटेड इन सर्किट निकालनी है। तो एवरेज पावर आपको पता है कितना होता है, P = VI cos थीटा। एवरेज पावर P = VI या VRMS cos थीटा। एवरेज पावर P = VRMS IRMS cos फाई। यहाँ पे cos फाई क्या है, पावर फैक्टर। तो ये हमें डेराइव करके दिखाना है। डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। फिर उसके बाद रेजोनेंट की कंडीशन लिख के इसको डेराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन में क्या कहा गया। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफन कोरिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सिस्टम दैट रेडिएट्स। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो बिल्कुल 2 एग्जाम्पल क्या है कि गामा रेडिएशन हैव द वेवलेंथ 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर टू 10⁻15 मीटर टिपिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जिस एटॉमिक न्यूक्लियस से निकलते हैं, ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसके साइज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही एक्सप्लेन हो गया। ये तथ्य बताता है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका जो वेवलेंथ है वो कोरिलेट करता है विद द कोरिलेस्टिक साइज ऑफ द सिस्टम दैट रेडिएट्स। ठीक है, एंड रीजन फॉर द एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी फॉर द फ्रॉम द सैटेलाइट। ठीक है, सॉरी एक्स-रे आर इमिटेड फ्रॉम द हैवी एटम्स। ठीक है, एक्स रेजेस कहाँ से निकलती हैं, हैवी एटम से निकलती है। ये भी बात क्या कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है। बी में कहा गया है अ लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स वाई। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग शॉर्ट वेव्स बैंड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट वेव इन दीज बैंड्स। ठीक है, क्लियर है। और इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ट ऑन द ग्राउंड बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ वाई। तो 26 का बी है, उसका सेकेंड पार्ट है। उसका आंसर क्या होगा भाई कि ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ट ऑन द ग्राउंड बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी पॉसिबल ओनली फ्रॉम द सैटेलाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब एक्स रेजेस वेल विजुअल एंड रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट इट। ठीक है, एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स द एक्स रे वेल द विजुअल एंड रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट इट। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, राइट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस बतानी है। जो स्पायरल पाथ में न्यूक्लियस के अंदर ये एटम इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं और ये बेसिकली रदरफोर्ड्स क्या होते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एंड हाउ डिड बोर रिमूव देम, इन्होंने बोर ने कैसे रिमूव किया अपने पॉस्टुलेट्स को देखें। एंड सो दैट द डिफरेंट ऑर्बिट्स इन बोर एटम आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ये भी हमें बताना है कि बोर्स की जो हाइड्रोजन ऑर्बिट्स थी या बोर के अकॉर्डिंग जो एटम के ऑर्बिट्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। ये भी हमें डेराइव करके दिखाना है। ठीक है, इसमें से अगर आप थ्योरी का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं या न्यूमेरिकल पार्ट ही मैं कर रहा हूँ, थ्योरी के क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट में पिन करें, मैं उसका सोल्यूशन सिर्फ स्पेशली उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन बना के अपलोड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ बना रही है। एंड वाई इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस मच मोर इन दैट ऑफ एटम। ठीक है, देखो
जो एटम की डेंसिटी है वो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो एटम से बहुत ज़्यादा होती है, और लगभग सभी न्यूक्लियस की जो एटम्स न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो एटम के मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, शो दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर इज़ द सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। ये भी हमें शो करना है, यानी कि हमको एक्सपेरिमेंटली या डेरिवेशन करके इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू एम अपॉन का 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, और इससे आपका पता चल जाएगा कि जो डेंसिटी है न्यूक्लियर की वो बहुत ज़्यादा होती है और सभी न्यूक्लियाई की डेंसिटी सेम होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार मैंने आपका सेक्शन सी करा दिया है। इसके बाद मैं सेक्शन डी एक्सप्लेन करूँगा और फिर सेक्शन ई, और इस प्रकार ये पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।